नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मॉडल प्रश्न पत्र हल करने के क्रम में आज हम हिंदी विषय का 5वां मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए पूर्णांक जो है 80 अंक, समय 2 घंटे और 30 मिनट। प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। सबसे पहले खंड ए ले रहे हैं जिनका अंक बार है वो 1 है। बहुविकल्पी ये प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, कवि ने बसंत को बताया है। कवि ने बसंत को बताया है ए शीतल व मृदुल से मनमोहक दे उज्जवल। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, वह होगा बे मृदुल। कवि ने बसंत को मृदुल बताया है। अगला प्रश्न है, आज भी भारतीय समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है ए ईमानदारी को, बे उच्च आदर्शों को, से परोपकार को, दे धर्म को। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, वो होगा बे उच्च आदर्शों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है भारतीय समाज में। प्रश्न नंबर 3, कटक शब्द का अर्थ है। यहाँ प्रश्न नंबर 3 में कटक शब्द है। कटक शब्द का अर्थ तो सेना होता है। यदि यहाँ शब्द आता है कंटक, सुदामा चरित पाठ के अनुसार यदि यहाँ शब्द आता है कंटक, कंटक शब्द का अर्थ यहाँ कांटे होगा। यहाँ कटक दिया है तो कटक का अर्थ होता है सेना, समूह है। कई इस प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ छपाई में कटक दिया है तो कटक का अर्थ तो सेना है। यदि यहाँ कंटक होता तो इसका अर्थ होता कांटे। प्रश्न क्रमांक 4, लहरें चट्टानों पर सिर चुनने लगी मानो ए ऑप्शन बाढ़ आ गई, बे ज्वार भाटा आया हो, से शाम पर हंस रही हो, और दे बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। सांप और बाज वाली कहानी से ये है। तो लहरें चट्टानों पर सिर चुनने लगी मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। दे ऑप्शन हमारा राइट होगा। 5वां प्रश्न है, दीवाने संसार से संबंध रखते हैं ए आत्मीयता का, ब स्नेह का, से कटुता का, और द है समान भाव का। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा, वो होगा दे समान भाव का। नेक्स्ट प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिला किस प्रदेश में है। पुडुकोट्टई जिला किस राज्य में है ए केरल में, ब आंध्र प्रदेश, से तमिलनाडु, और दे कर्नाटका। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, वो होगा से तमिलनाडु। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द है अपव्ययी, धनहीन, धनवान या समव्ययी। मितव्ययी शब्द का अर्थ है कम खर्च करने वाला, और इसका विलोम शब्द होगा अधिक खर्च करने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा अपव्ययी। मितव्ययी शब्द का विलोम शब्द होगा अपव्ययी। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द विष का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है पूछा कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसमें विष का पर्यायवाची नहीं है। गरल शब्द का अर्थ विष का पर्यायवाची है, बेहलाल भी विष का पर्यायवाची है, और जहर भी विष का पर्यायवाची है। अमृत विष का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा से। प्रश्न क्रमांक 9, लघुत्रात्मक प्रश्न है, एकाएक बस रुक जाने का क्या कारण था। अचानक बस रुक जाने का क्या कारण था। एकाएक बस रुक जाने का कारण बस की टंकी में छेद होना बताया है। एकाएक बस रुक जाने का कारण था बस की टंकी में छेद हो जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। ये प्रश्न हमारी जो वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ फर्स्ट से लिया गया है, ध्वनि पाठ। ध्वनि पाठ जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लिखित है। तो इस पाठ में, ध्वनि पाठ में, अनंत से मिलन से क्या अभिप्राय है। अनंत से मिलन से अभिप्राय है कि कवि अपने जीवन की आभा व कर्तव्य भावना को यशस्वी बना करके
बनाकर वसंत की हरियाली की भांति उसे चारों ओर फैलाना चाहता है और अनंत से मिलन का अभिप्राय है कि वह अदृश्य परमात्मा से सप्राण भेंट करना चाहता है, इसीलिए वह अपना अंत नहीं चाहता है। प्रश्न क्रमांक 11, परिवेशीय सजगता क्यों आवश्यक है? परिवेश का अर्थ क्या है? अपने आसपास का वातावरण। एक सभ्य नागरिक होने का यह कर्तव्य है कि वह अपने परिवेश के प्रति सजग रहे, जागरूक रहे। परिवेश, हमारा आसपास का वातावरण यदि शांत है, सुंदर है, सुखद है, मंगलमय है, तो हमारा जीवन भी स्वस्थ एवं खुशहाल रहता है। परिवेश अशांत एवं कष्टकारी रहे तो उसमें रहना कठिन हो जाता है। परिवेशगत प्रदूषण हर तरह से हानिकारक होता है। इस दृष्टि से परिवेशीय सजगता परम आवश्यक है। हमारा आसपास का वातावरण यदि स्वच्छ है, स्वस्थ है और खुशहाल है तो हमारा जीवन भी सुखदायी होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय परिसर को स्वच्छ रखने के कोई 2 उपाय लिखिए। विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए 2 उपाय बताइए। तो विद्यालय परिसर में कहीं भी थूकना, गंदगी बिखेरना आदि पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। विद्यालय में बने शौचालय व मूत्रालय की नियमित सफाई होनी चाहिए। विद्यालय परिसर में पेयजल को स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। पेयजल के जो हौज है, मटके हैं, उनको ढके हुए होने चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो। जातिवाचक संज्ञा के 4 उदाहरण लिखो। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले, जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल, जैसे गाय, पुस्तक, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से एक जाति या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, दाई एवं हीन प्रत्यय जोड़ करके दो नए शब्द बनाओ। दाई एवं हीन प्रत्यय। दाई का हम लिख सकते हैं सुखदाई और दुखदाई। हीन प्रत्यय जोड़ करके 2 शब्द बनाने हैं। अनुभवहीन, अनुभवहीन, कर्महीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, आदमियों के कपड़े पहनने के बारे में गवरैया और गवरे के क्या विचार थे? आदमियों के कपड़े पहनने पर गवरैया और गवरे के क्या विचार थे? ये विचार आपको लिखना है। गवरैया है जो कहती है कि गवरैया का मानना है कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहन करके कितना फबता है। गवरा का मानना है कि फबता नहीं है, कपड़ा पहनने से तो आदमी और भी बदसूरत लगने लगता है। गवरैया का मानना है कि कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, मौसम की मार से बचने के लिए भी आदमी पहनता है। तो गवरा का मानना है कि कपड़ा पहन लेने से तो उसकी मौसम को मार सहने की शक्ति समाप्त हो जाती है, साथ ही कपड़े पहनने से उसकी हैसियत भी झलकती है। प्रश्न नंबर 16, उम्र के अनुसार घर में प्रत्येक सदस्य को काम में हाथ बंटाना चाहिए। कामचोर कहानी के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। कामचोर कहानी एकल परिवार की कहानी है, नहीं है, संयुक्त परिवार की कहानी है।
क्योंकि माता पिता के अलावा बुआ, मौसी, चाचा आदि का भी जिक्र आया है। इन दोनों तरह के परिवारों में मुख्य रूप से ये अंतर होता है कि एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे ही रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में माता पिता, उनके बच्चों के अलावा दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताइया, उनके बच्चे, बुआ आदि सभी साथ रहते हैं। तो घर के काम में उम्र के अनुसार घर का काम सभी को करना चाहिए, सभी सदस्यों को करना चाहिए। घर का चाहे सामान्य काम हो चाहे निजी काम हो, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए, अपनी उम्र के अनुसार कार्य करना चाहिए। काम करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उनका मन भी काम में लगा रहता है और उसमें काम करने की आदत भी पड़ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानि। अब विषय पर अपने विचार एवं संक्षेप में लिखो। मशीनीकरण से जीवन में लाभ और हानि। आज का युग जो है वो मशीनी युग है और इस युग में हर छोटा मोटा काम, छोटा बड़ा काम जो है मशीनों के माध्यम से होने लगा है। इसलिए इस युग में आए दिन अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहते हैं। जीवन में जुड़ा ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं रहा है जहाँ परिवर्तन नहीं हुआ हो, चाहे वे यातायात का क्षेत्र हो, संचार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो। सभी में बढ़ते परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे कृषि क्षेत्र को लिया जाए तो जहाँ पहले किसान अपने हाथ और अगर और बैलों की सहायता से कृषि कार्य करता था, आज वही कृषि मशीनों की सहायता से की जाने लगी है। कृषि की जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई मशीनों के द्वारा दिनों का काम घंटों में पूरा कर लिया जाता है। तो लाभ तो ये हो गया कि कई दिनों का काम है वह कुछ घंटों में पूरा हो सकता है, और दुष्परिणाम यह है कि कई लोगों का रोजगार है वो छिन गया है। और इसका सुपरिणाम तो ये हो रहा है कि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, और ये दुष्परिणाम यह है कि किसान बेकार हो गया है, मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, वह अपनी रोजी रोटी के कमाने के लिए शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी और अधिक बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। दीवानों की हस्ती कविता हमें क्या संदेश देती है। तो इस कविता में हमें ये संदेश दिया गया है कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें केवल अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। अपने रिश्ते नातों से बढ़कर सभी देशवासियों के बारे में सम्मान भाव से पूरित होकर के सोचना चाहिए, और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए सर्वस्व समर्पण करने की हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमें अपने देश से प्रेम भाव रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देख करके कृष्ण की क्या दशा हुई होगी। श्री कृष्ण ने जब सुदामा को देखा तो उनका मन भी व्यथित हो उठा। सुदामा की इस प्रकार की दीन दशा को देख करके श्री कृष्ण खुद व्यथित हो उठे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनकी आंखों से आंसू इस प्रकार बहे कि उनकी जो चरण धोने की जो परात थी वो भी आंसुओं से भर चुकी थी, अर्थात श्री कृष्ण खुद भी रो पड़े थे, इतने व्यथित हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 20, विशेषण किसे कहते हैं, इसके भेदों को उदाहरण सहित लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सफ़ेद, काला, चौथा, श्रेष्ठ, चतुर। विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, तीसरा ले सकते हैं परिमाणवाचक, और चौथा है संकेतवाचक। तो विशेषण किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश, ऐसे शब्द
जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और उदाहरण आप लिख सकते हैं सफ़ेद, काला, चौथा, चतुर, श्रेष्ठ। विशेषण के 4 भेद लिख सकते हैं। और सबसे पहले जैसे गुणवाचक के उदाहरण आपको लिखने हैं तो लंबा, काला, हरा, बुरा, मोटा, ये गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हो गए। यदि हम संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण देखें तो हजारों, 10, कम, थोड़ा, बहुत, कुछ, ऐसे संख्यावाचक भी उदाहरण लिख सकते हैं। परिमाणवाचक में लिख सकते हैं जैसे 5 पेन है, कुछ 1 लीटर दूध है, मात्रा हो वो लिखने हैं आपको। परिमाणवाचक के बाद में संकेतवाचक। संकेतवाचक में कुछ है, कई है, यह है, वह है, ऐसे आप उदाहरण लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाओं के कारण और बचने के उपाय बताइए। दुर्घटनाओं के क्या कारण हो सकते हैं? तो दुर्घटनाओं के हम कारण लिख सकते हैं लोगों का सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक न होना, वाहन चालकों का सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों पर ध्यान न देना, पैदल चलने वालों द्वारा भूमिगत तथा पैदल पार पथ का उपयोग न करना, गाड़ी चलाते समय सतर्क न रहना, गाड़ी चलाते समय तेज ध्वनि में रेडियो सुनना, मोबाइल फ़ोन पर बातें करना या अपने साथियों से बातें करना, गाड़ी में सामने और दाएं बाएं लगे शीशों का उपयोग न करना। और एक कारण ये भी है कि सही निश्चित उम्र न होने से पहले ही गाड़ी चलाने शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है वो है गाड़ी को तेज गति से चलाना, गाड़ी की समय अनुसार देखभाल भी नहीं करना और लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाना। बचने के क्या उपाय है? दुर्घटना के बचने के क्या उपाय है? सबसे पहले कि यातायात के चिन्हों का ज्ञान होना, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होना, गाड़ी चलाते समय अपना ध्यान केवल गाड़ी पर ही होना, न तो मोबाइल पर बातें करना, न अपने साथियों से बातें करना, ये उपाय है। और एक जो गाड़ी के आगे पीछे लगे जो शीशे हैं दाएं बाएं उनका उपयोग करना, साथ ही ओवरटेक करते समय ध्यान रखना, ओवरटेक सदैव दाईं तरफ से करना चाहिए, अपनी गाड़ी बाईं तरफ चलानी चाहिए और लिमिट, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लिमिट गति से ही गाड़ी वाहन चलाएं। अगला प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखो। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें ये लिखना है कि हमारे विद्यालय में प्रधानाध्यापक जी को ये लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, अपने विद्यालय का नाम, विषय पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवाने हेतु महोदय हमारे विद्यालय में शुद्ध पेयजल हेतु पानी की व्यवस्था करें। जो भी टांके में पानी है वो गंदगी से युक्त है तो टांके की सफाई करवाई जाए समय पर और उसमें शुद्ध पेयजल भरा जाए। इस प्रकार के आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 23, किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आप सबसे उपयुक्त यहाँ मेरा विद्यालय है, मेरा विद्यालय निबंध दिया गया है। निबंध के 3 शीर्षक है कोरोना महामारी, मेरा विद्यालय और मोबाइल का बढ़ता प्रचलन। तो सबसे जो भी आपको उपयुक्त लगे विषय पर निबंध आप लिख सकते हैं। और निबंध बताना ये समय अभाव के कारण बता नहीं पाएंगे। 24वां प्रश्न हम हल कर रहे हैं जिसमें है निम्नलिखित पद्यांश का सरलार्थ कीजिए। ये पद्यांश ये सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी द्वारा जो कविता लिखी गई है उसमें ये पद्यांश है जिसमें अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक,
जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। इस पद्यांश में कवियत्री ये कहना चाहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चल कर के यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की तैयार के लिए या पहुंचाने को तैयार खड़ी है, और इस रेलगाड़ी से जाने वालों का वहां कोई इंतजार कर रहा है। अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसीलिए जल्दी से आ जाओ। अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसीलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये अंतिम प्रश्न है मॉडल प्रश्न पत्र का। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि वह सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाए जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुण कम या बिल्कुल ही नहीं, ऐसी अगर स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो इस समय ये सुखी कौन है? इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता है। गद्यांश के अनुसार इस समय सुखी कौन है? तो इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ख है प्रश्न, लोग किसमें दोष खोजने लगेंगे? जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। किस कारण से हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है? किस कारण से हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है? कि जो कुछ भी करेगा लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाते हैं और दोषों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, और यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है। आज चिंता का विषय क्या है? आज चिंता का विषय यह है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं, कि आज लोग गुणी कम है और दोषी अधिक दिखाई दे रहे हैं, यही चिंता का विषय है। धन्यवाद विद्यार्थियों। कक्षा 8 के लिए ये 5वां मॉडल प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का, जो हमने हल किया है और आप सबके लिए हल किया है। और हल करने का ये कारण है कि आप कुछ काम करते समय भी वीडियो को सुन सकते हैं, कई प्रश्नों को कंठस्थ कर सकते हैं, और अभ्यास के लिए ये मॉडल प्रश्न पत्र है। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।